Okay, welcome to the third lecture of this series. In this series, we are studying basically class 12 physics, unit first, electrostat, and we have already studied about charge, what is charge, and what are the various properties of charge. Okay, so we have already did that. We already did that. Now, in this class, we'll be studying about important law in electrostat, and that is called as Coulomb's law. सो कूलम्स लॉ क्या है बेसिकली, किस तरह से हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चंस अपने नीट या जेई में बन सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे बेटा। तो शुरू करते हैं कूलम्स लॉ से। देखें, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, से फॉर एग्जांपल एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और दोनों ही हम ले रहे हैं पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस अपने पास हैं, और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि ये दो चार्जेस जो होते हैं ये आपस में रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, डिपेंड करता है कि इनका चार्ज क्या है। ठीक, अगर ये दोनों लाइक चार्जेस है ना, तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस दोनों ही एक दूसरे के साथ रिपल्शन दिखाते हैं, रिपल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्शन शो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए। देखो, मान लो दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस हम ले चुके हैं R। अब दोनों एक ही तरह के चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव लिए हैं मैंने, तो ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। Q1 Q2 पे फोर्स इधर लगाएगा F, और Q2 Q1 पे फोर्स इधर लगाएगा F। ठीक, अब एज पर कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, समझिएगा, फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पे इनके बीच में जो फोर्स है वो डिपेंड करता है। फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस डिपेंड्स ऑन, सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो डिपेंड करता है इनके चार्जेस पे, है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर। जितना इन दोनों का चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, Q1 इंटू Q2। तो जितना ज़्यादा चार्ज दोनों के पास होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन आपस में होगा या अट्रैक्शन होगा, डिपेंड करता है चार्ज किस तरह का है। और दूसरा डिपेंड करता है इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये जो फोर्स होता है ये डिस्टेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मैं ऐसे कहूँ आपसे कि ये जो फोर्स है ना, ये बेसिकली डिपेंड करता है इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दो चीज़ें हम यहाँ से सीख चुके हैं कि फोर्स बेसिकली दो चीज़ों पे फंडामेंटली डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है उस बात पे, और दूसरा डिपेंड करता है कि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्या है। तो कंबाइन फैक्टर हम लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखें इसका क्या मीनिंग बनता है। अगर आप यहाँ से देखें, अगर आप R को बढ़ा रहे हैं, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ R, तो उससे क्या होगा, फोर्स कम होगा, यानी चार्ज जितने दूर होंगे उतना ही फोर्स कम हो जाएगा। तो ये बन के आया फिलहाल हमारे पास F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो हम क्या करेंगे ना, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये बन जाएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो K हमने इंट्रोड्यूस किया, इस K का नाम है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम भी अपने पास है विच इज़ कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट। इसे हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ गौर तलब बात है, समझने वाली बात है कि ये जो K है ना, इसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ K, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। समझिएगा, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन टू मेन फैक्टर्स। दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे। सबसे पहले इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड, आपने कौन सा सिस्टम यूज़ किया है ना, वेदर यू हैव यूज्ड SI सिस्टम और आपने CGS सिस्टम यूज़ किया है। सोचें, अगर आपने SI सिस्टम यूज़ किया हुआ है
तो SI सिस्टम में K का वैल्यू आता है 9 × 10⁻⁹। समझिए बात। एंड अगर आप यूनिट निकालना चाहते हैं ना, तो यूनिट तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो आता है हमें। देखें, इस वाली फार्मूला को सोच लें, ठीक है। इस वाली फार्मूला को यहाँ से K को ज़रा एलिमिनेट कर दें, यह आ जाएगा K = F×R² अपॉन Q1 Q2, है ना। तो F का वैल्यू न्यूटन्स में है ना, और डिस्टेंस मीटर स्क्वायर में, और कूलम का एक चार्ज का कूलम, तो कूलम स्क्वायर। तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है हमारा पहला फैक्टर कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है K का वैल्यू। अगर ऐसा सिस्टम है तो 9 × 10⁻⁹। और बेटा अगर आपने CGS सिस्टम यूज़ किया है मेजरमेंट्स के लिए, तो K का जो वैल्यू है सीधे आएगा 1। न्यूटन के बदले हम यूज़ करेंगे यूनिट डाइन, मीटर के बदले हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम के बदले जैसे बोला है स्टैट कूलम यूनिट आएगा, ठीक है। तो CGS सिस्टम में ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगा और SI सिस्टम में ये वैल्यू आ जाएगा। तो SI सिस्टम में अगर कूलम्स लॉ लिखेंगे, इट विल बी F = K के बदले 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। और CGS सिस्टम में लिखें तो ये वैल्यू तो SI सिस्टम में है, और CGS में लिखें तो ये आ जाएगा 1 K का वैल्यू, और उसके बाद Q1 Q2 अपॉन R², है ना। ये वैल्यू आ जाएगा आपका CGS सिस्टम में, K का सिस्टम में कूलम्स लॉ का वैल्यू। दिस इज़ द वैल्यू इन CGS सिस्टम वाइल एज दिस इज़ द वैल्यू इन SI सिस्टम, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक। चलिए, पहला फैक्टर तो हो गया कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन चार्जेस। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज़ समझो, कई सारे फोर्सेस होते हैं जो मीडियम पे डिपेंड करते हैं, और कई सारे फोर्सेस होते हैं जो मीडियम पे नहीं करते हैं डिपेंड। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है, नहीं करता है डिपेंड, उसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। वाइल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी जैसे अगर आपके पास दो चार्जेस हैं ना, एक है Q1 और एक चार्ज है Q2, और दोनों को आपने रखा है एयर में, या फिर वैक्यूम समझ लीजिए, एयर में या वैक्यूम में। बेटा इनके बीच में जो फोर्स होगा ना इस टाइम पर, वो फोर्स मैक्सिमम होगा, ये समझना है, ये फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक। वाइल एज अगर हम इन दोनों चार्जेस को उठा के किसी और मीडियम में रख देंगे, विल यूज सम अदर मीडियम, है ना, कोई भी दूसरा मीडियम तुमने यूज़ किया, ये लगाया तुमने कुछ और मीडियम दो चार्जेस के बीच का, कोई भी मीडियम, इस तरह से वट एवर जो भी मीडियम आपके पास अवेलेबल था आपने वो मीडियम लगा दिया, ठीक, दो चार्जेस के बीच में। पता है ऐसा करने से इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना वो कम हो जाएगा, वो घटेगा, है ना। ये चीज़ याद रखना। यानी अगर मैं इस वाले फोर्स को लिख दूँ ना F0 फोर्स इन वैक्यूम, और इसको लिखूँ FM फोर्स इन मीडियम, तो तुम्हें याद रखना है मीडियम का फोर्स वैक्यूम वाले फोर्स से कम होगा, मीडियम का फोर्स वैक्यूम वाले फोर्स से कम होगा, है ना। अब मीडियम का फोर्स वैक्यूम वाले फोर्स से कितना कम होगा, यानी मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर हम कंपेयर करेंगे ना मीडियम का फोर्स अपॉन वैक्यूम का फोर्स अपॉन मीडियम का फोर्स कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इस रेशो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तुम बोलोगे सर ये क्या है, ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब मीडियम कितने टाइम्स फोर्स को कम कर रहा है, मीडियम कितने टाइम्स फोर्स को घटा रहा है, उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, ठीक। और कई लोग इसको एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, कई लोग इसको एप्सिलॉन से लिखते हैं, और कई लोग इसको स्मॉल के से लिखते हैं, ठीक है। ओके, देयर इज नो इशू, यू कैन यूज मल्टीपल वेरिएबल्स, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हो, एक वाला आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स force decreases when medium is introduced between charges, है ना, when medium is introduced between charges, जब हम चार्जेस के बीच में मीडियम लगा देंगे तो वो मीडियम कितने टाइम्स फोर्स को कम कर देगा।
जैसे मैं तुम्हें बोलूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो ही रही है तो एक बात बता दूँ, जैसे माइका है, माइका माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो मतलब ये कि वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइड बाय मीडियम वाला फोर्स इज 6। मीडियम कौन सा है? माइका। यानी आप बोल सकते हो मीडियम में जो फोर्स है, माइका में जो फोर्स है, वो है वैक्यूम वाले फोर्स से 6 टाइम्स कम, है ना। इसी तरह से वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेटा जी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। मतलब वैक्यूम वाला फोर्स अपॉन मीडियम वाला फोर्स, वाटर वाला फोर्स, दैट इज इक्वल टू 81। मतलब वाटर में जो फोर्स है चार्ज के बीच में, दैट इज वैक्यूम में जो फोर्स है उससे 81 टाइम्स कम, है ना। अच्छा चल मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ यहाँ, ज़रा दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोचो। अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, और मैंने इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा मीडियम लगा दिया, कुछ ऐसा मीडियम लगाया है मैंने दोनों के बीच में, कुछ मीडियम जिसकी वजह से पता हुआ क्या, इन दोनों के बीच का फोर्स ही ज़ीरो हो गया, है ना। देयर इज सम मीडियम, एक जादुई मीडियम है जो मैंने उठा के लगा दिया, और ऐसा करने से इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना, चार्जड पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो इतना घटा कि कम ही, ज़ीरो ही हो गया एक साथ। अब आप सोच के बताइए मुझे, क्या लगता है इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, है ना। सोच के देखो, मतलब इसने कितने टाइम्स काम किया, फोर्स फोर्स डिक्रीज हुआ। अब मैं बोलूँ कितने टाइम्स, तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट टाइम्स कम हो गया सर, सीधा ही ज़ीरो हो गया। मीडियम जब आपने लगाया फोर्स सीधा ही ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के, दैट इज सर वैक्यूम वाला फोर्स अपॉन मीडियम वाला फोर्स, के इज इक्वल टू सर वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइड बाई मीडियम वाला फोर्स, तो ज़ीरो है, तो सर इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होगा, है ना। अगर दो चार्जेस के बीच में ऐसा मीडियम इंट्रोड्यूस किया है जिसकी वजह से सीधे सीधे फोर्स ज़ीरो बना है, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है। और बेटा ये जो मीडियम होता है ना, बेसिकली ये कंडक्टर होता है, या आप बोल सकते हो एक कंडक्टिंग मीडियम। याद रखना इस चीज़ को, जब आप चार्जेस के बीच में किसी किस्म का कंडक्टर फिट कर देंगे ना, तो उससे पता है क्या होगा, उससे होगा ये कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स ज़ीरो। ठीक, तो ये आज से याद रखेंगे हम लोग। ओके, तो अब सवाल ये है कि सर आप तो के का वैल्यू बोल रहे थे, यहाँ कहाँ से आ गया ये सब। देखो, अगर आप वैक्यूम में चार्जेस को रखे हो, यानी ईयर में रखा है चार्जेस को आपने, तो ईयर या वैक्यूम में जब आप चार्जेस को रखोगे ना, तो उनके बीच का फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम जानते हैं यहाँ के का जो वैल्यू आता है ना, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये भी एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ मैं छोटी सी बात बता दूं कि किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। यानी अगर तुम्हें किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना है, तुम्हें बस उसका परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट पता होना चाहिए, ठीक है। यानी ये परमिटिविटी सिंपल में डिसाइड करती है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इट डिटरमाइंस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, मीडियम की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को ये डिफाइन करता है। ओके, समझ गए। और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, दैट इज 8.85 10⁻⁻12, है ना। और अगर मैं तुमसे इसका यूनिट पूछ लूँ तो तुम कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात, आप बोलेंगे सर आपने के बदले ये लिखा है, के बदले आपने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सर एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई के। हाँ, तो 4 पाई का तो कोई यूनिट है नहीं, ठीक है। तो सर के का जो यूनिट है उसी का उल्टा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा। के का यूनिट तो मुझे पता है कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट आएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये है फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, और उस केस में तुम याद रखोगे के का जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट अगर हम मीडियम लगा देंगे, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, और हमने क्या किया, बीच में एक मीडियम लगा दिया हमने। अब इस मीडियम में हम कूलम्स लॉ को कैसे लिखेंगे? देखो, तुम्हें पहले इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करना है। अच्छा सपोज, हाँ सपोज मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है।
आई एम जस्ट राइटिंग इट एप्सिलॉन आर। तो मुझे बताओ, हम जानते हैं मीडियम का फोर्स इज इक्वलेंट टू वैक्यूम वाला फोर्स अपॉन एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, चलो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है वैक्यूम वाला फोर्स अपॉन मीडियम वाला फोर्स, सही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू मीडियम वाले फोर्स की डेफिनेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर, है ना, तो ये आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो वहाँ पे क्या सिंपल में आप लिख सकते हो इस तरह से फोर्स बिटवीन चार्जेस इन सम अदर मीडियम, है ना। ठीक है, तो अब चूंकि देखें बात थोड़ी सी आगे बढ़ी है, हाँ इस एप्सिलॉन आर के बारे में तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी बहुत है इसके बारे में, बस यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बताता चला हूँ, अभी चीज़ें आगे तो हम डिस्कस करेंगे। बट एक चीज़ है जिस पे डिस्कशन बनता है और बहुत ज़रूरी डिस्कशन बनता है, जैसे सोच लीजिए अगर आपने मीडियम लगाया है चार्जेस के बीच में, है ना, जैसे आपने कोई भी मीडियम लगाया चार्जेस के बीच में, इंट्रोडक्शन ऑफ मीडियम, चार्जेस के बीच में आपने मीडियम लगाया है, तो मीडियम लगाने से क्या होता है, क्या फोर्स हमेशा घटता है या फिर नहीं सर कभी बढ़ भी सकता है। ओह दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन। अच्छा, कई सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि नहीं फोर्स घटता ही है बस, बट बेटा थोड़ा सा अगर हम इसकी इन डेप्थ स्टडी करें ना, तो हमें कुछ रिजल्ट्स थोड़ा चौंकाने वाले मिलेंगे। देखो अगर आप चार्जेस के बीच का मीडियम लगा रहे हो फुल्ली, यानी पूरी तरह से इमर्स कर रहे हो आप चार्जेस को मीडियम के अंदर, मैं समझाता हूँ। देखो जैसे अपने पास ये एक मीडियम है, पूरा मीडियम है ये, और हमने उठा करना चार्जेस को इसी मीडियम में रख दिया, मान लो यहाँ हमने रख दिया Q1, यहाँ हमने रख दिया Q2, अब चार्जेस पूरी तरह से इस मीडियम के अंदर है, तो अब जो फोर्स यहाँ होगा मीडियम के बीच में ये कम होगा, इट डिक्रीजेस, यानी ये वैक्यूम से कम होगा। फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स इन मीडियम इज लेस देन इन वैक्यूम, लेस देन द फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन चार्जेस, है ना, मतलब फोर्स डिक्रीज होता है। तो याद रखना फोर्स डिक्रीज हो जाएगा जैसे हम मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें पार्शियली नहीं बल्कि पूरी तरह से मीडियम को डुबोना है, मीडियम को चार्जेस के अंदर रख, यानी चार्जेस को मीडियम के अंदर पूरी तरह से रखना है। बट अगर हम ऐसा ना करें और मीडियम को पार्शियली इमर्स कर दें, मीडियम को यानी चार्जेस को पार्शियली इमर्स करें, मतलब वो पार्शियली नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसे है, जैसे सोचो यहाँ एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव है, यहाँ एक चार्ज है Q2 ये भी पॉजिटिव है, और आपने क्या किया यहाँ पे एक मीडियम डाल दिया बीच में। अब तुम सोचो तुमने जो मीडियम यहाँ लगाया है, ये मीडियम तुमने पूरी तरह से चार्जेस के बीच में नहीं रखा है, अंडरस्टैंडिंग इट ना, बल्कि चार्जेस के बीच में कुछ स्पेस है उसी के में रखा हुआ है, पार्शियली फिल्ड है, चार्जेस इस मीडियम के अंदर नहीं है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए उससे क्या होगा। सुने एक चीज़ समझते हैं, अगर ये मीडियम इंसुलेटर है, इंसुलेटर है यानी इसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं है, इसमें जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे करके, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ऐसे करके सोच लो, जैसे देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट, ऐसे करके, है ना, ऐसे। अब तुमने शायद 11th क्लास में पढ़ा है एक फेनोमेनन जिसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स किसी भी मॉलिक्यूल को पोलराइज करते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव एंड अपनी तरफ खींचेंगे इस तरह से। अच्छा सोच जैसे ये HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है, HCl H होता है और Cl होता है। अगर मैं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रख दूँ Q1 तो क्या होगा, Cl पार्ट इसकी तरफ आ जाएगा क्योंकि Cl का नेगेटिव चार्ज है, ये Cl वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी होता है, यहाँ पॉजिटिव ऐसे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, है ना, यहाँ जो है ना देखो ये Q2 है, अब ये भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पार्ट को इधर खींचेगा या नेगेटिव पार्ट को इधर खींचेगा और ये वाला साइड पॉजिटिव रहेगा। गेटिंग मी और नॉट, इस तरह से।
ज़रा सोच के देखें अब क्या होगा। एक तो ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे पे रिपल्शन लगा ही रहे थे, Q1 Q2 पे ऑलरेडी रिपल्शन लगा रहा है इधर, Q2 Q1 पे ऑलरेडी लगा रहा है रिपल्शन इधर। ग्रेट। फिर उसके बाद लेकिन यहाँ थोड़ी सी ट्विस्ट यहाँ आ जाती है कि ये नेगेटिव्स इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेंगे। दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ मीडियम के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, है ना। ये नेगेटिव एंड्स, मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड्स इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे। तो अब तुम खुद से डिसाइड करो इस पर जो नेट फोर्स है वो कितना है। दैट इज रिपल्सिव फोर्स माइनस मीडियम का फोर्स। ठीक है, घटा या बढ़ा? घटा सर, घटा। क्यों? क्योंकि सर नेट फोर्सेस का माइनस हुआ। सही, ओके, समझ गया मैं। बट अगर यही तुम करते लेकिन अपोजिट चार्जेस लगाते, एक प्लस एक माइनस और बीच में मीडियम लगा देते, तो क्या होता? सोच के देखो, मॉलिक्यूल्स फिर से बनाओ। ऐसे करके मॉलिक्यूल्स बनते, है ना, ऐसे करके मॉलिक्यूल्स, मीडियम के मॉलिक्यूल्स ऐसे करके, है ना भाई, ऐसे। एंड व्हाट हैपन, ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स को अपनी तरफ खींचता है ऐसे, और ये नेगेटिव पॉजिटिव्स को अपनी तरफ खींचता है ऐसे, राइट। अब सोचो, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्शन दे रहा था, अट्रैक्शन ऑब्वियसली, और इस पॉजिटिव को उस नेगेटिव की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्शन फील हो रही थी, है ना। अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को ये। अच्छा, देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सोचो, ये पॉजिटिव्स, ये मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव्स इस नेगेटिव को भी अपनी तरफ खींचेंगे, और यहाँ से देखो ये मॉलिक्यूल्स नेगेटिव वाले इसको अपनी तरफ खींचेंगे। अब ज़रा इस पे टोटल फोर्स बताओ मुझे। दैट विल बी सर, एक तो ये चार्जेस वाला फोर्स प्लस सर ये मीडियम वाला फोर्स। तो नेट फोर्स बढ़ा या घटा? बढ़ गया, राइट। मीडियम के लगाने से नेट फोर्स बढ़ गया इस केस में, है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है। देखो क्या याद रखना है, जनरली आपको याद रखना है कि अगर हम चार्ज को पूरी तरह से इमर्स कर रहे हैं फ्लूइड में, इमर्स कर रहे हैं मीडियम के अंदर, तो फोर्स घटेगा। बट अगर हम पार्शियली इमर्स कर रहे हैं, पार्शियली मीडियम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक चार्जेस के केस में फोर्स घटेगा, है ना, और अनलाइक चार्जेस के केस में फोर्स बढ़ेगा। अनलाइक चार्जेस के केस में फोर्स बढ़ेगा। समझिए बात। दिस इज द इन डेप्थ स्टडी, ये इन डेप्थ स्टडी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन दैट दिस लेक्चर सीरीज इज वैलिड फॉर बोथ नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। जेई के लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद सीरीज है, राइट। चलो, नीट वाले बस आप थोड़ा सा फोकस्ड रहें और आपको पूरा कंसेप्ट इससे हासिल करना है, ठीक है। चलें, तो अब समझ गए अभी मीडियम क्या है, फोर्स क्या होता है, घटता है बढ़ता है कैसे होता है, वट एवर, है ना। इन नेक्स्ट क्लास विल बी टेकिंग अप न्यूमेरिकल्स, है ना। अगली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप बस इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा।